हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सिल्क एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसको अपलोड की है वीडियो, तो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट बनी है, इसमें आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे, और फ्रेंड्स का शेयर भी करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस व्यक्ति को पॉलिसी की राशि का भुगतान बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में किया जाएगा उसे डैश के रूप में जाना जाता है। द पर्सन टू होम द पॉलिसी अमाउंट विल बी पेड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज डैश। प्रॉपर्टी पार्टनर, नॉमिनी, कंसाइनी, बेनिफिशियरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसने पॉलिसी की राशि ली थी लेकिन अब उसकी क्या हो रही है, डेथ हुई जा रही है, तो जिसको भुगतान किया जा रहा है उसकी डेथ के बाद वो व्यक्ति क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? वो हो जाता है बेनिफिशियरी, लाभार्थी हो जाता है। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डैश व्यक्ति वह है जो बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भेजता है और प्रीमियम का भुगतान करता है। अ डैश इज द पर्सन हु सेंड्स द प्रपोजल फॉर्म एंड पेज द प्रीमियम फॉर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रपोजर, नॉमिनी, लीगल एडवाइजर, एम्प्लॉयर। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो व्यक्ति बीमा लेने के लिए, बीमा पॉलिसी को लेने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भेज रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, और प्रीमियम का वो भुगतान भी करेगा, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो वो हो जाता है प्रस्तावक यानी कि प्रपोजर, क्योंकि वो फॉर्म भेज रहा है, प्रस्ताव कर रहा है, इसलिए वो हो जाएगा प्रपोजर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को दी जाने वाली राशि को डैश के रूप में जाना जाता है। द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इज नोन एज डैश। यहाँ पर कह रहा है कि जो बीमा करता है, जो बीमित व्यक्ति है, यानी कि बीमा करता जो कि बीमा कर रहा होगा, बीमित व्यक्ति जिसका बीमा किया गया होगा, तो राशि जो उसको दी जा रही है उसको किस नाम से जाना जाएगा? कमीशन, ब्रोकरेज, प्रीमियम, ओवरहेड चार्जेस। तो कहलाती है प्रीमियम। आपको पता ही होगा कि जो प्रीमियम की राशि दी जाती है जिसकी जो है आपको डिडक्शन में मिलती है, किसमें मिलती है? इनकम टैक्स में मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस सेक्शन में इनकम टैक्स में मिलती है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स में कराया हुआ है कि किस सेक्शन में दी जाती है इसकी डिडक्शन। जो 86 से 80 तक की एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें आपको सिर्फ सेक्शंस को इंक्लूड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉलिसी के नकद मूल्य का भुगतान कंपनी द्वारा पॉलिसी के आत्मसमर्पण पर भुगतान किया जाता है। इससे पहले कि यह परिपक्वता द्वारा देय हो डैश से जाना जाता है। द कैश वैल्यू ऑफ द पॉलिसी पेड बाय द कंपनी ऑन सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। यानी कि जब सरेंडर किया जा रहा है पॉलिसी का, तो वहां पर जो कंपनी द्वारा पे किया जा रहा है अमाउंट बिफोर इट बिकम ड्यू बाय मैच्योरिटी, यानी कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही सरेंडर कर दी गई है अगर पॉलिसी, तो जो अमाउंट पे कर रही है कंपनी, तो वो क्या कहलाता है? प्रीमियम, कैश सरेंडर वैल्यू, कंसिडरेशन, कमीशन। यानी कि पॉलिसी कंप्लीट होने से पहले ही क्या कर रहा है, जो भी जिसने भी पॉलिसी ली थी वो सरेंडर कर रहा है, वो समाप्त कर रहा है अपनी जो भी पॉलिसी थी उसको, तो वहां पर जितना भी राशि, जितना भी अमाउंट उसको दिया जा रहा है वो अमाउंट क्या कहलाएगा? वो हो जाता है कैश सरेंडर वैल्यू, नगद आत्मसमर्पण मूल्य। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डैश बीमा अनुबंध की अवधि 1 वर्ष है। द टर्म ऑफ ए डैश इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज 1 ईयर। लाइफ, मरीन, फायर, एसेट। यानी कि कौन सा ऐसा अनुबंध होता है जो कि 1 वर्ष के लिए होता है? वो हो जाएगा अग्नि बीमा। जो फायर इंश्योरेंस होता है उसकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष की होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समूह बीमा पॉलिसी को डैश भी कहा जाता है। ग्रुप इंश्योर्ड पॉलिसी इज आल्सो नोन एज डैश। मास्टर पॉलिसी, कवर पॉलिसी, बर्गरी पॉलिसी, फिडेलिटी पॉलिसी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समूह बीमा यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा मास्टर पॉलिसी। जो कि ग्रुप में कई लोगों का एक साथ हो रहा है तो वहां पर वो पॉलिसी मास्टर पॉलिसी कहलाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस तिथि को कोई पॉलिसी देय होती है उसे डैश कहते हैं। द डेट ऑन विच ए पॉलिसी बिकम्स ड्यू डैश। मैच्योरिटी डेट, लास्ट डेट ऑफ प्रीमियम, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ द पॉलिसी। यानी कि जिस भी डेट में जो पॉलिसी ली गई थी उसका अमाउंट जो है वापस करना है या जो कंप्लीट हो रही है पॉलिसी का टाइमिंग, तो वो डेट क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट।
ऐसे कि आप लोग एफडी वगैरह कराते हैं ना, जैसे 5 वर्ष के लिए कराएगी, 10 वर्ष के लिए कराएगी, तो उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। वही मैच्योरिटी तिथि या मैच्योरिटी डेट उसमें भी रहती है जो आप बीमा पॉलिसी लेते हैं उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के आधार पर बीमाकर्ता द्वारा दिया गया ऋण डैश के रूप में जाना जाता है। लोन गिवन बाय द इंश्योरर ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोन एज डैश। लोन्स अगेंस्ट मॉर्गेज, पॉलिसी लोन, जेवल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो भी बीमा पॉलिसी के आधार पर जो बीमा करता है उसने जो ऋण लिया है वो किस नाम से जाना जाएगा? बंधक पर ऋण, पॉलिसी ऋण, गहना ऋण या फिर संपत्ति ऋण? तो वो हो जाता है पॉलिसी ऋण, पॉलिसी लोन कहलाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की अवधि जिसके लिए नीति सामान्य रूप से अस्तित्व में रहेगी डैश के रूप में जानी जाती है। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द पॉलिसी विल नॉर्मली बी इन एग्जिस्टेंस इज नोन एज डैश। टर्म ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी नोट, प्रोपोज टाइम, ग्रेस पीरियड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अवधि जिसके लिए जो पॉलिसी है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? वो टाइम पीरियड हो जाता है पॉलिसी की अवधि, यानी कि टर्म ऑफ द पॉलिसी कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग या प्रतिशत की भावना पर दी गई आकस्मिकता को कहा जाएगा। व्हाट इज द कंटीजेंसी गिवन ऑन ए चांस ऑफ और परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कॉल्ड? कोइंसिडेंट, रेट, रिस्क, नन। यानी कि आपको पता है ये जो इंश्योरेंस होता है वो संयोग या फिर भविष्य पर आधारित होता है। आपको पता तो नहीं होता है कि क्या होने वाला है, कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में, उसी के लिए तो आप इंश्योरेंस करा रहे होते हैं। तो वो किसकी आकस्मिकता पर होता है? जोखिम के, रिस्क होता है जिस चीजों में हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, जिससे कि जो भी रिस्क हो, अगर इन केस ऐसी कोई भी जैसे कि आप जो है अग्नि बीमा करा रहे हैं, फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर आग लग जाती है तो आग लगने का रिस्क है ना कि इन फ्यूचर जो भी आपके गुड्स हैं या सामान उसमें आग लग जाती है तो आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं कि इंश्योरेंस होगा तो आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी से उसकी राशि मिल जाएगी, जिससे कि आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। तो किस पे आधारित होगा? रिस्क पर, जोखिम पर। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या निकाय को एक समझौते रिश्तेवाद के अलावा अन्य पक्षों के रूप में जाना जाता है। एनी पर्सन और एंटिटी नोन टू बी अदर देन द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, रिलेशनशिप और डिस्प्यूट। थर्ड पार्टी, कंसर्न पार्टी, ओनर, पेयर। यहाँ पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति या निकाय को अब जो एक एग्रीमेंट हो रहा है या कोई डिस्प्यूट है उनसे जो पक्ष होते हैं तो उस पक्ष किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाती है थर्ड पार्टी, जो तीसरा व्यक्ति होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है दो या अधिक बीमाकर्ताओं के साथ जोखिम का बीमा जहां कुल बीमा राशि भी विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक है। डैश मीन्स द इंश्योरर ऑफ ए रिस्क विद 2 or more insurers where the aggregate sum insured also exceeds the actual value of the subject matter. Reinsurance, general insurance, single insurance, double insurance. आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा इंश्योरेंस कराया जा रहा है, कोई ऐसा बीमा लिया जा रहा है जहां पर दो या दो से अधिक बीमा करता है और उनका जोखिम जो होगा वो आपस में साझा हो रहा होगा। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक बीमा करता है और जो बीमा है उसकी राशि भी जो होगी उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होगी। वो कौन सा बीमा होगा? वो हो जाएगा डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लापता व्यक्ति को कितने वर्ष बाद मृत घोषित कर दिया जाता है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अ मिसिंग पर्सन इज डिक्लेयर्ड डेड? 3 years, 5 years, 7 years, 9 years। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि जो मिसिंग है, लापता हो गया है, अब जो है काफी वर्ष बाद वो लौट कर नहीं आया तो उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। तो कितने वर्ष के बाद किया जाता है? वो हो जाता है 7 years। अगर 7 साल तक वापस नहीं आता है तब उसको डेड घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्ताव, प्रपत्र और व्यक्तिगत विवरण में डैश निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी होती है। द प्रपोजल फॉर्म एंड पर्सनल स्टेटमेंट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू डिटरमाइनिंग डैश लेवल ऑफ रिस्क, मोरल हैजर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रस्ताव पत्र जो प्रपोजल के लिए आपका फॉर्म होगा या फिर जो व्यक्तिगत विवरण दिए जाते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए या किस चीज़ के लिए देना ज़रूरी होता है? तो वो हो जाएगा जोखिम का स्तर भी और नैतिक खतरा भी और बीमा योग्य ब्याज भी। इन तीनों ही चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा और जो विवरण होते हैं उसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का बीमा अनुबंध जिसके माध्यम से जोखिम के फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है जिसे डैश कहा जाता है। अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट लॉस ऑफ क्रॉप बाई पेरिल इज कॉल्ड डैश। फायर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो बीमा है इस तरह का कराया जा रहा है जिससे जो फसल होती है उसमें किस तरह का नुकसान हो तो उसकी सुरक्षा दी जा सके, तो वो बीमा क्या कहलाता है? तो वो बीमा हो जाएगा फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी की शर्तों में कुछ फेरबदल करते हुए पॉलिसी में एक ज्ञापन जोड़ा जाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। A memorandum is added to the policy making certain changes in the terms of the policy which is known as dash. Discharge of contract, breach of contract, enrollment, endorsement. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो पॉलिसी होती है उसकी कुछ शर्तें, जो कुछ कंडीशंस होती है उसमें कोई फेर बदल करने के लिए कोई इसमें ज्ञापन जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा डिचार्ज, इंडोर्समेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट इज डैश। यहाँ आपको बताना है जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कौन सा है, तो वो हो जाता है 1939 का। कुछ आपके एक्ट भी हैं जिनको देख लीजिएगा, जैसे शंका का मुआवजा है या फिर जो है अधिनियम भी कुछ जो है, जीवन बीमा निगम है या सामान्य बीमा निगम है, कब बना, कब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज हुआ, ये सारी चीजें भी देख लीजिएगा। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है या मैचिंग के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो कब आया था? 1939 में आया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशन का सिद्धांत डैश में प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन इज यूज्ड इन डैश। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रत्याशन का सिद्धांत है वो किसमें प्रयोग किया जाएगा? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, संयुक्त जीवन बीमा या फिर ये सभी। जो प्रत्याशन का सिद्धांत होता है, सब्रोगेशन प्रिंसिपल होता है, वो सिर्फ जो फायर इंश्योरेंस होता है उसमें यूज किया जाएगा, बाकी जीवन बीमा या फिर संयुक्त जीवन बीमा में नहीं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्याशन का सिद्धांत है क्या, सब्रोगेशन प्रिंसिपल है क्या? तो यहाँ पर जो सब्रोगेशन प्रिंसिपल होता है तो वो एक तरह के जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है समझ लीजिए, उसी का उप सिद्धांत कहा जाता है, सब प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें यह रहता है कि प्रत्याशन का मतलब होता है, सब्रोगेशन का मतलब होता है दूसरे की जगह लेना, दूसरे का प्लेस लेना, उसकी इस जगह को ग्रहण करना, वो हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें क्षतिपूर्ति करने के बाद जो बीमा दाता होता है वो बीमादार की जगह ले लेता है, यानी कि जिसने बीमा किया होगा और जिसका बीमा किया जा रहा है, यानी कि जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड की जगह ले लेता है। तो यही हो जाता है आपका प्रत्याशन का सिद्धांत। तो एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा तकनीकी डैश के सिद्धांत पे आधारित है। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, पूलिंग सिस्टम टू कंपनसेट अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, कंपनसेशन। यहाँ पर आपको बताना है जो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी है या इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो वो हो जाएगा पूलिंग प्रणाली, पूलिंग सिस्टम पे काम करती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी या पॉलिसी के तहत जोखिम साझा करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। तो ए पर्सन शेयरिंग द रिस्क अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस और ए पॉलिसी इज डैश। इंश्योरर, इंश्योर्ड, को इंश्योरर, एजेंट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी इंक्लूड कर चुकी हूँ अपने वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि क्या कहा जाता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जोखिम को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश का सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। द प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, सब्रोगेशन, कंपनसेशन, अटमोस्ट गुड फेथ, कंट्रीब्यूशन। तो अभी पहले मैंने बताया था कि जो प्रत्याशन का सिद्धांत होता है यानी कि सब्रोगेशन का सिद्धांत है वो जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बीमा एक जोखिम प्रबंधन तकनीकी है जिसमें डैश शामिल है। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डैश, रिस्क रिटेंशन, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, लॉस कंट्रोल, रिस्क ट्रांसफर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होती है वो किस चीज को इन्वॉल्व करती है, उसमें क्या शामिल होता है? जोखिम प्रतिधारण, जोखिम से बचाव, नुकसान नियंत्रण या फिर जोखिम का हस्तांतरण। उसमें क्या होता है, जो रिस्क होता है उसका ट्रांसफर होता है। तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो कंपनी जो होती है जो कि बीमा कर रही होती है, जो इंश्योरर होती है, वो इंश्योर्ड जो व्यक्ति होता है उस पर जो भी रिस्क रहेगा वो फैक्टर वो उस पर ट्रांसफर हो जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? When was the Employees State Insurance Corporation established? 1948, 1967, 1982, 1938। यहाँ पर जो आप लोग का कर्मचारी राज्य बीमा निगम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो कब बना था या कब उसकी जो स्थापना की गई थी, तो वो हुई थी 1948 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में पहला चरण डैश है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज डैश। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इंश्योरेंस, रिस्क अवर्जन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है, पहला चरण कौन सा होता है? इसमें पहला चरण हो जाएगा जोखिम की पहचान, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रिस्क कितना है या किस तरह का है, तब तक हम उसमें आगे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि रिस्क कितना है। तो सही का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।